हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्या अकेडमी। हम पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो था आपका भारत में संवैधानिक विकास। क्लियर है? तो उसमें हमने देखा था कुछ एक्ट पर चर्चा कर रहे थे हम। तो हमने पहला एक्ट देखा था वहाँ पर 1773 का एक्ट, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो उस पर हमने पूरे विस्तार से चर्चा किया था। तो उसी के आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि आपका 1784 का एक्ट। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं 1773 के एक्ट को। तो 1773 के एक्ट में आपने देखा था कि जो मुख्य प्रावधान थे वो क्या थे आपके, कि वहाँ पर एक क्या किया गया था कि बम्बई और मद्रास को मिलाकर क्या कर दिया गया था, कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था और कलकत्ता में एक गवर्नर जनरल को बैठा दिया गया था। क्लियर है? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें प्रावधान था वो था क्या, कि कार्यपालिका की शुरुआत हमने पढ़ा था महत्व में। क्लियर है? तो वही यहाँ पर क्या किया गया था 1773 के एक्ट में। क्लियर है? वहाँ पर एक प्रशासक मंडल की स्थापना की गई थी, जिसमें एक गवर्नर और 4 क्या हुआ करते थे, मेंबर हुआ करते थे। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या किया था कि 1773 के एक्ट को हमने पूरा पढ़ा था। क्लियर है? तो आज हम देखते हैं क्या 1784 का एक्ट। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं 1784 का एक्ट। इस एक्ट को हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे हमने देखा था क्या कि 1773 के एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते थे। तो रेगुलेटिंग का अर्थ ही क्या था आपका, कि रेगुलेट करना। किसे रेगुलेट करना? कंपनी को रेगुलेट करना। क्लियर है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, आप इतना समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक व्यापारिक कंपनी है और सन 1600 में कहाँ पर आई थी, उसको अनुमति मिला और भारत आई थी। वो कौन? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारत आने के बाद यहाँ पर उसने क्या किया, व्यापार किया और उसके व्यापार के चर्चे दूर दूर तक क्या होने लगे, फैलने लगे। क्लियर है? तो अब धीरे धीरे कौन, आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे क्या करना चाह रही है, अब वो कंपनी पर अपना नियंत्रण जो है स्थापित करना चाहती है वो। क्लियर है? तो उस दिशा में उसने पहला एक्ट ले आया था, कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब उसी दिशा में जो अगला प्रयास होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो होगा कौन सा, आपका 1784 का एक्ट। क्लियर है? तो इसे हम पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय जो ब्रिटेन के जो शासक थे उनका नाम था क्या, पिट्स, और उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया था, इस एक्ट का नाम रखा गया। जिस प्रकार से 1773 के एक्ट में जब ये एक्ट लाया गया उस समय जो वहाँ के सम्राट थे वो कौन थे, आपके नॉर्थ थे। क्लियर है? और उन्होंने क्या किया था, गुप्त समिति गठन किया था और उस गुप्त समिति की सिफारिश के आधार पर ही क्या लाया गया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ठीक है? चलिए तो देखते हैं हम 1784 का एक्ट। वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम जैसा हमने बाकी एक्ट में देखा था, इससे पिछले एक्ट में देखा था हमने। तो पहला आपका होगा क्या, कारण। क्लियर है? इस एक्ट को क्यों लाया गया था, तो इस एक्ट को लाने का कारण जैसे मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? तो वो क्या था आपका, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने हेतु। तो धीरे धीरे ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, क्लियर है, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट, जो सरकार है आपकी, वो क्या करना चाहती है, कंपनी पर अपनी नज़र रखना चाहती है। क्लियर है? इसलिए उसने क्या किया, ये एक्ट लेकर आया। ठीक, अगला क्या होगा आपका, प्रावधान। क्लियर है? तो प्रावधानों पर देखते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था वो था क्या, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। क्लियर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कौन थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वे लोग थे जिन्होंने कंपनी पर पैसा लगाया था। क्लियर है? जिन्होंने कंपनी पर पैसा लगाया था वो कौन थे, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे। क्लियर है? और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, क्लियर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश क्राउन के मेंबर हुआ करते थे। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं क्योंकि कंपनी क्या चाहती है, कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी संसदीय नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, इसलिए इसने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया। क्लियर है? और वहां पर ब्रिटिश क्राउन के मेंबर्स क्या किया, उसने भेजा। क्लियर है? तो देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या हो गया आपका, जिन्होंने कंपनी पर पैसा लगाया है वो कहां पर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ब्रिटिश क्राउन के मेंबर कहां पर होंगे, आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। क्लियर है? तो यही क्या करेंगे, अब कंपनी को नियंत्रित करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं हम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण करने के लिए कहा गया उसे। क्लियर है? यहाँ लिखा नहीं व्यापारिक, तो कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण के लिए किसको बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था। क्लियर है? उसी प्रकार अगर हम देखें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल चूंकि क्या है, ये ब्रिटिश क्राउन के मेंबर हैं, मतलब राजनीतिक मेंबर हैं ये। क्लियर है? तो कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण के लिए किसको बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था। क्लियर है?
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए हो गया? कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण के लिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे? कंपनी के राजनैतिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण करेंगे। तो इसमें जो है सैनिक मतलब मिलिट्री पावर्स पूरे किसको दे दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। असैनिक मतलब जितने भी जो सिविल शक्तियां हैं, मतलब जो नागरिकों से जुड़ी शक्तियां हैं, वो भी किसको मिली? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और साथ में जो राजस्व संबंधी मामले थे वो भी किसके पास थे? वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थे। क्लियर है? अब देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर थोड़ा और चर्चा करते हैं हम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टोटल कितने मेंबर थे? तो कुल 6 मेंबर हुआ करते थे। क्लियर है? और इन मेंबर्स की नियुक्ति और पदच्युति मतलब इन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त था? ब्रिटेन के सम्राट को प्राप्त था। क्लियर है? तो ब्रिटिश सम्राट इन्हें नियुक्त भी कर सकते थे और इन्हें पद से हटा भी सकते थे। अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो इनका कार्य था गवर्नर जनरल की नियुक्ति करना, लेकिन किसकी अनुमति से? ब्रिटिश सरकार की अनुमति से। क्लियर है? तो ब्रिटिश सरकार की अनुमति से ये क्या करते थे? गवर्नर जनरल की नियुक्ति करते थे। क्लियर है? तो आपने यहां पर क्या देख लिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कार्य भी देख लिया आपने। क्लियर है? और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल कितने मेंबर थे? तो 6 मेंबर थे। इनकी नियुक्ति करना और इन्हें पद से हटाने का जो अधिकार था वो किसको मिला हुआ था? ब्रिटिश सम्राट को मिला हुआ था। क्लियर है? और ये राजनीतिक क्रियाकलापों पर क्या करती थी? कंपनी के नियंत्रण स्थापित करती थी। क्लियर है? तो यहां तक आप समझ चुके होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रावधान। अगला प्रावधान है आपका, देखिए 1773 के एक्ट में जो मुख्य रूप से जो कमी थी वो क्या थी कि वहां पर एक कार्यपालिका की शुरुआत हुई थी, मतलब कि एक प्रशासक मंडल कलकत्ता में बनाया गया था। क्लियर है? अब जो प्रशासक मंडल था इसमें एक गवर्नर और 4 मेंबर हुआ करते थे। क्लियर है? एक गवर्नर और 4 मेंबर। तो यहां पर अगर जो है मत समान हो जाए, क्योंकि 4 मेंबर हैं, तो मत समान होने की स्थिति में गवर्नर को कास्टिंग वोटिंग या फिर क्या निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त था। तो ऐसी स्थिति में, क्लियर है, ऐसी स्थिति में जो परिषद के जो अन्य सदस्य हैं, तो जो काउंसिल है उस काउंसिल के सदस्य और गवर्नर के मध्य क्या था? मतभेद की स्थिति क्या हो रही थी? उत्पन्न हो रही थी। क्लियर है? और उनके मध्य क्या हो रहा था? संघर्ष चल रहा था। इसे रोकने के लिए क्या किया गया कि इसी प्रशासक मंडल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। अब 3 होने में एक फायदा ये होगा कि ऐसी स्थिति में कभी भी गवर्नर पर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा किसका? कास्टिंग वोटिंग वगैरह के लिए। मतलब कि हमेशा क्या होगा? 2:1 के ऐसे यहाँ पर क्या होगा? रेशियो आपका दिखेगा आपको यहाँ पर। क्लियर है? तो ये एक समस्या यहाँ पर क्या हुई? खत्म हुई, जो 1773 के एक्ट में जो मूल समस्या बनकर सामने आ रही थी। क्लियर है? चलिए अगला देखिए आप। अगला था भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में क्या किया गया? एक न्यायपालिका की स्थापना की गई। क्लियर है? तो भारत में जो भी अंग्रेज अधिकारी जो नियुक्त हुए हैं, क्लियर है, उन पर अगर वो कोई गलत कार्य करते हैं तो उन पर मुकदमा चलाने के लिए कहां पर? इंग्लैंड में क्या किया गया? एक न्यायालय खोला गया। ये इसका दूसरा एक प्रमुख प्रावधान था। अगला जो प्रावधान है वो क्या था आपका? देखिए कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार इत्यादि लेने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर है? ये इसलिए भी जरूरी था ताकि कंपनी के जो अधिकारी या फिर जो कर्मचारी हैं वो कंपनी के प्रति क्या रहें? ठीक, ईमानदार रहें, लॉयल रहें। क्लियर है? इसलिए भी क्या किया गया था? मतलब कंपनी के प्रति कहने का मतलब क्या है? कंपनी कहाँ की? आपके ब्रिटेन की है। मतलब कुल मिलाकर किसके? ब्रिटिश सरकार के प्रति वो क्या रहे? ईमानदार रहें। क्लियर है? तो वो ईमानदारी के लिए क्या किया गया इन पर कि वो किसी भी प्रकार का उपहार इत्यादि न लें, क्योंकि अगर वो उपहार नहीं लेंगे तो उन्हें क्या करना? बहलाना कैसा है? पॉसिबल नहीं था। क्लियर है? तो ये क्या था? एक प्रमुख प्रावधान था। अगला जो प्रावधान है वो क्या है? देखिए आप, गवर्नर को देशी राजाओं से युद्ध अथवा संधि करने के पूर्व क्या करना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सलाह लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये एक मुख्य प्रावधान था कि गवर्नर जब भी क्या करेंगे? कोई युद्ध की घोषणा करेंगे अथवा संधि करेंगे, इसके पहले क्या करना पड़ेगा? इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या करना पड़ेगा? सलाह लेना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये क्या थे? इसके कुछ प्रमुख प्रावधान थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1784 जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। क्लियर है? चलिए अब इसी में हम आगे देखते हैं। ये जो आपका एक्ट आया 1784 का एक्ट,
इस एक्ट का प्रभाव क्या हुआ, क्लियर है। इस एक्ट का प्रभाव क्या होगा, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन दोनों गठन किया गया और ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। एक व्यापारिक रूप से नियंत्रित कर रही है और एक क्या कर रही है, राजनैतिक क्रियाकलाप पर क्या कर रही है, नियंत्रण कर रही है, क्लियर है। तो यहाँ पर नियंत्रण कैसा है, दोहरा है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगी आपकी दोहरे नियंत्रण की शुरुआत, क्लियर है। तो प्रभाव में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कारण क्या होगा, यहाँ पर दोहरे नियंत्रण की शुरुआत। दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखिए आप, कंपनी अब क्या बन जाएगी, जवाबदेह बन जाएगी, क्लियर है। अब जवाबदेही कैसे बनेगी, अकाउंटेबल कैसे बनेगी, कंपनी अपने सारे कार्यों का ब्यौरा क्या करेगी, अब देने लगी किसको, ब्रिटिश सरकार को। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी क्या कर रही है, यहाँ पर कार्य कर रही है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कार्य कर रही है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो मेंबर है वो कौन है आपके, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर हैं, क्लियर है, वो ब्रिटिश क्राउन के मेंबर हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये कंपनी के संपूर्ण क्रियाकलाप पर क्या कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, क्लियर है। और उसे पूरा क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं किसे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी अब क्या बन गई, अपने सारे कार्यों के लिए क्या बन गई, वो अकाउंटेबल बन गई, जवाबदेही बन गई, क्लियर है। तो ये दो प्रमुख प्रभाव क्या है, हमें देखने को मिलते हैं किसको पढ़ने के बाद, इन एक्ट को पढ़ने के बाद, क्लियर है। अगला देखते हैं हम इसकी कमियां, क्लियर है। अगर हम कमियों की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये दोनों क्या कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। तो ये दोहरे नियंत्रण के कारण दोहरे क्या होंगे, आदेश भी आएंगे आपके, क्लियर है। तो ये दोहरे आदेश से क्या होगा, प्रशासन में असमंजसता की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। कोई बोल रहा है कि ये कार्य करें तो कोई बोल रहा है ये कार्य ना करें, क्लियर है। तो यहाँ पर जो अधिकारी या फिर जो कर्मचारी हुआ करते थे कंपनी के, इन्हें कार्य करने में क्या होने लगी कि किसका आदेश माने, इस कारण क्या होने लगा, यहाँ पर प्रशासन में क्या होने लगा, ठीक, असमंजसता की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1784 का जो पूरा एक्ट है आपका, जिसमें हमने क्या देखा, कारण देखा, प्रमुख प्रावधान देखे, उसके प्रभाव देखे और उसकी कमियां भी हमने देख ली, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यदि CGPSC मुख्य परीक्षा में आपको इस एक्ट के बारे में अगर पूछता है, क्लियर है, तो कारण भी हो गया, प्रावधान भी हो गए, उसके प्रभाव भी हो गए और उसकी क्या हो गई, कमियां भी हो गई, क्लियर है। बेसिकली यहाँ पर क्या सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, क्लियर है। बेसिकली यहाँ पर क्या करता है वो कि 2, 3, 4 एक्ट को क्या करता है वो मिला के देता है, क्लियर है। कि मतलब 2, 3 एक्ट को क्या बोलेगा कि इतने सारे एक्ट क्या लिखिए आप, कारण, प्रावधान, ठीक, प्रभाव या फिर महत्व या फिर क्या कमियां भी, सीमाएं लिखिए, क्लियर है। तो ऐसे ही कर पूछेगा वो, ठीक। चलिए, तो अगला एक एक्ट देख लेते हैं जो छोटा सा है, वो है आपका 1786 का एक्ट, क्लियर है। 1786 का एक्ट, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्लियर है। तो सीधे देखते हैं यहाँ पर हम कि गवर्नर जनरल को क्या मिला, कुछ पावर्स मिले, क्लियर है। 1786 के एक्ट में गवर्नर जनरल को कुछ अधिकार दिए गए। अब ये अधिकार क्या थे, देखिए, पहला अधिकार तो था क्या कि प्रधान सेनापति की पूरी शक्तियां किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल को दे दी गई, ठीक है। और दूसरा जो अधिकार था वो था क्या कि विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार किसे दिया गया, गवर्नर को दिया गया। तो आप देख सकते हैं पहले 4 मेंबर हुआ करते थे, उसे घटाकर कितना किया गया, 1784 के एक्ट में 3 किया गया, क्लियर है। कितना किया गया, 3 किया गया। अब उसी उसी जो है आपका जो काउंसिल थी, ठीक, उस काउंसिल में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, क्लियर है, उस निर्णय को निरस्त करने का अधिकार पहले के दोनों एक्ट में प्राप्त नहीं था किसे, गवर्नर को। लेकिन यहाँ पर 1786 के एक्ट में क्या किया गया, ये निर्णय को निरस्त करने का अधिकार भी किसे दिया गया, गवर्नर को दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि 1786 के एक्ट में जो प्रमुख प्रावधान है वो क्या है आपका कि गवर्नर को कौन कौन से पावर और दिए गए। तो पावर कौन सा है आपका, पहला तो है क्या कि जो प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई, क्लियर है। और दूसरा क्या होगा कि विशेष परिस्थिति में जो आपकी जो काउंसिल बनी है 1773 के एक्ट में, ठीक है, तो उस काउंसिल के निर्णयों को निरस्त या फिर खारिज करने का भी क्या दिया गया, इसे शक्ति दी गई, क्लियर है। जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम वीटो पावर भी कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, वीटो पावर भी कह सकते हैं, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके 1786 का एक्ट हो जाएगा। और ये जो जिसको मिला, क्लियर है, जिस गवर्नर को दोनों शक्तियां मिली वो थे कौन आपके, कॉर्नवालिस,
वो थे कौन आपके कॉर्नवालिस। ठीक है, वो कौन थे आपके कॉर्नवालिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आज 2 एक्ट कवर किए, क्लियर है। 1784 का एक्ट, क्लियर है, और एक क्या था आपका 1786 का एक्ट, क्लियर है। तो इस तरह से क्या है आपका कि 1773 का एक्ट पिछले वीडियो में हमने कवर कर दिया है, और आज की वीडियो में 2 एक्ट कवर कर दिए, कौन कौन से 1784 और 1786 का एक्ट, क्लियर है। अगली क्लास में हम इसके आगे एक्ट पढ़ेंगे, और इसके आगे के एक्ट पढ़ने के लिए आपको इन एक्ट की जानकारी होनी कैसी है, अत्यंत आवश्यक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर किसी ने 1773 के एक्ट को नहीं पढ़ा है तो ऐसी स्थिति में जो काउंसिल क्या होती है या फिर जो है जो प्रशासक मंडल क्या होता है वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कैसा है आपको सारे एक्ट क्या है सीक्वेंस से पढ़ने पड़ेंगे, क्लियर है। चलिए, तो हम इसी प्रकार क्या करेंगे, CGPSC मुख्य परीक्षा और CGPSC प्रारंभिक परीक्षा और जो भी आपके जो वनडे एग्जाम वगैरह जो होते हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो भी आपकी जो काम आने वाली जो चीज़ें हैं उन पर हम क्या करेंगे, बात करते हुए क्या करेंगे, हम इसे आगे बढ़ाते जाएंगे, क्लियर है। चलिए, तो हम अगली वीडियो में देखेंगे क्या इसके आगे क्या देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।